नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद जहां एक तरफ बॉर्डर स्टेट्स में थोड़ी शांति है, तो वहीं बॉर्डर्स पर सेनाएं अभी भी मुस्तैद हैं। पाक सरकार की ओर से सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों पर सीमा पार से फिर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के सूरत हाल को देखते हुए भारतीय सेना ने सीज फायर के बीच ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने की बात कही है। उधर सीज फायर के बीच पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान ने सीज फायर क्यों किया। क्या भारत के खिलाफ दोबारा आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान ने मोहलत ली है? क्या मौजूदा स्थिति में समस्या को रिजॉल्व करने की बजाय उसको मैनेज करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? क्या यह आने वाले समय में गंभीर समस्या बनकर उभर सकता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर, समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे अपने पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद भारत सरकार सतर्कता बरत रही है, क्योंकि कल रात सीज फायर के महज कुछ घंटों बाद ही इसके उल्लंघन की खबरें सामने आई थी। लिहाजा पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच रविवार को प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में सरकार की आगामी रणनीति समेत कल हुए सीज फायर उल्लंघन पर भी चर्चा हुई। लेकिन बैठक के बीच में ही भारतीय वायुसेना के सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट ने पाकिस्तान की चिंताओं को और बढ़ा दिया। भारतीय वायुसेना ने जो पोस्ट किया उसके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों की सटीकता और प्रोफेशनल तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स सभी से अपील करता है कि वो अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रयास से बचें। इंडियन एयरफोर्स के इस बयान ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने पाकिस्तान पर सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने का शनिवार रात आरोप लगाया था और उसके बाद भारत की विदेश मंत्रालय ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने सेना को और सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। वहीं सीमावर्ती इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन सीज फायर की घोषणा होने के बाद जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि अब सीज फायर हो गया है, इसकी घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दी और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बात को पुष्ट कर दिया गया कि अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन उसके 3 से 4 घंटे बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान फिर वायलेशन करता है सीज फायर का। अक्सर वो वायलेशन के लिए जाना ही जाता है। अब मौजूदा स्थिति क्या कहती है? भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक भी हुई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन सर मौजूद हैं। सर, मौजूदा स्थिति आखिर क्या कहती है? सीज फायर को किस तरह से देखते हैं? आगामी परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक हुई है उसको किस तरह से देखा जाए? इस पूरी सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारत पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से पीड़ित रहा है। 65, 71, 99 और दशकों तक हम अपने लोगों को खोते रहे हैं और पाकिस्तान हर बार कहकर मुकर जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। जय हिंद की सेना जी। मैं बताना चाहता हूं कि भारत ने ये सीज फायर, जिसको डीजीएमओ पाकिस्तान आर्मी की रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट किया है, जो बैक लेवल बात हुई है वो अलग बात है, लेकिन आर्मी लेवल पे डीजीएमओ पाकिस्तान आर्मी ने कल फोन करके हमारे डीजीएमओ को, नॉर्मल इनका हर ट्यूसडे को मीटिंग, फोन पे मीटिंग होती है, लेकिन कल स्पेशली फोन करके बताया कि हम सीज फायर चाहते हैं। जो उसको वर्डिंग, कुछ सीज फायर एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज किया था, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसके बाद हम फायरिंग नहीं करेंगे।
हम्म। लेकिन ये उसके 2.5 घंटे के बीच में ही इन्होंने वही हरकत की जो पुरानी ये हरकतें करते रहे हैं। बिल्कुल। कारगिल के दौरान भी हुआ था, 71 वॉर के दौरान भी हुआ था। जी 71 में जब मैं डिटेल में थोड़ा बता सकता हूं जी कि जब 71 में वॉर हुई, सीज फायर डिक्लेयर हुई, 16 दिसंबर को ढाका में उन्होंने सरेंडर किया। जी। 17 दिसंबर से सीज फायर का डिक्लेरेशन हो गई। हम्म। लेकिन जब डिक्लेरेशन होने के बाद भी रात को, शाम को इन्होंने फिर फायरिंग की, फिर हमको जवाब देना पड़ा। लेकिन उसके बाद 18 तारीख को एक्चुअली इफेक्टिव हुई। जी। इसको मैं अगर कल की स्थिति में ले लूं, कल बात हो गई थी, उन्होंने एक्शन कुछ नहीं लेना था, लेकिन 2.5 घंटे में ही सारे ड्रोन्स सारे जगह फायरिंग शुरू कर दी। श्रीनगर से लेके डाउन वेस्टर्न साइड पे नलिया एयरफील्ड के बीच में, अमृतसर, बाड़मेर वगैरह वगैरह। जी। तो ये पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए इसलिए हमारी सेना सदा सतर्क है। और जो आज लेवल की जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग का कोई बताया जाएगा बाद में कि उनका क्या डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं कि यही डिस्कस हुआ है कि हम पूरी तरह सतर्क रहें और पूरी तरह उनके ऊपर हावी हो जाएं अगर वो फिर ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। जी। मोहिंदर सर, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने और ये जो बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो एक फैसला लिया गया कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी भी जारी रहेगा, इसको किस तरह से देखते हैं? भारत ने सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित जो है उसको जस का तस बना के रखा है और तमाम पहलू पर वो पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा भारत। और जाहिर सी बातें करे भी क्यों, जब निर्दोषों पर इस तरह से उनको मौत के घाट उतारा जाए, वो भी पहलगाम में, और उसके बाद ये कहा जाए कि पहले कहा जाए कि हमारी संलिप्तता नहीं थी, उसके बाद यूएनएससी में जाके समर्थन कर देता है पाकिस्तान द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ का। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आने वाले समय में क्या कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं? पाकिस्तान से तो नहीं की जा सकती, लेकिन भारत सरकार क्या किस तरह से आगे एक्ट करेगी, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा आजकल का उनके साथ क्या है, वो है टेररिज्म। जी। टेररिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, ये यूज करते रहे हैं। और पहलगाम का जो 22 अप्रैल को उन्होंने हरकत हमारे साथ की, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि हमने उनके 9 ठिकानों पर अटैक किया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब फर्दर एस्केलेशन की तो हमने उनके एयर बेसिस पे अटैक किया। और आपको पता ही है, चकलाला, रहीम यार खान, मतलब लाहौर, रावलपिंडी, सब जगह वो हिल गए। और जब वो हिल गए तो उन्होंने उधर से ट्रंप साहब ने कुछ उनसे बातचीत की, या उनके सेक्रेटरी रूबियो साहब ने बातचीत की, तो कुछ ना कुछ वो डिसीजन ली गई। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हैं और स्ट्रांग कैबिनेट है, स्ट्रांग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने जब सीडीएस और तीनों चीफ से डिस्कशन किया तो ये फैसला दिया गया कि हम ये डीजीएमओ की रिक्वेस्ट को मान लेंगे जब वो रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट आई, लेकिन उन्होंने वही हरकत की। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमारी फोर्सेस उसी तरह तैयार हैं, अगर उसने छोटी मोटी हरकत भी करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब बिल्कुल सर, अब ऐसे में आगे की स्थिति किस तरह से बनेगी दोनों देशों के बीच, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। 71 के बाद माफ कर दिया, 71 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसको वो लगातार वायलेशन वो करता रहा। 1965 में भी हमने देखा कि लगातार अपनी बातों से मुकरता रहा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी वो बढ़ावा देता रहा। ऐसे में 99 में भी हमने देखा, करगिल वॉर के दरमियान भी उसकी जो परिस्थितियां थी, चल चरित्र था, वो जस का तस रहा। अब ऐसे में बहुत ज्यादा अपेक्षा करना बेमानी सा होगा पाकिस्तान से, क्योंकि क्या मैनेज किया गया है इस बार भी परिस्थिति को, या फिर रिजॉल्व करने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है? मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लग रहा है सर? देखिए, हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। एक अभी क्लियरेंस देने से
उनके सारे बेसिस पे उड़ा दिए जा सकते हैं, जी। बॉम्ब गिरा दिए सकते हैं। आपको पता है, आज ये भी पता लगा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जी। जिसका रेंज, एक क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर है, वो भी हमने यूज किया है और बड़ा इफेक्टिव है ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, तो इस तरह से किसी तरह का भी जो अगर वो आज उन्होंने हरकत की तो उनको पूरी जोर से जवाब दिया जाएगा कि वो भूल जाएंगे। झूठ बोलना उनका पलंदा है, जैसे आपने भी कहा जी। वो 71 का तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी। हम उस टाइम पंजाब से एंटर किए थे, गुरदासपुर एरिया से रावी दरिया पार करके उनके एरियाज में गए थे, रहे थे, नैनाकोट, नूरकोट सब कुछ कैप्चर किया था। लेकिन जो खबरें वो फैला रहे थे उस टाइम, वो छोटे डब्बा, हमारे पास रेडियो होता था और रेडियो में जब हम कभी सुनते थे तो वो उस एरियाज की बात करते थे जहां पर हम बैठे हुए हैं या उस पाकिस्तान के एरिया में है, लेकिन वो कहते थे हमने गुरदासपुर एरिया में कुछ एरियाज कैप्चर कर लिए। बिल्कुल गलत। तो यहां भी ये जो है, ये कोई पता नहीं आज शाम रात को क्या करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, इस बीच एक सवाल और गहरा रहा है, वो ये कि सीज फायर जो पाकिस्तान की तरफ से इस बात का आग्रह किया गया, अनुरोध किया गया कि वो भारत के साथ अब शांति स्थापित करना चाहता है, उसकी हरकतों से नहीं लगता हर बार कि वो शांति का पक्षधर रहा है, क्योंकि उसका इतिहास रहा है। डिकेड्स में अगर पीछे जाके भी देखें तो इतिहास रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों का पोषित देश रहा है, न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादियों को वो बढ़ावा देता रहा है। पनागा पाकिस्तान की सरजमी रही है। ऐसे में सवाल ये कि जो सीज फायर की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसको अगर और डीपली एनालिसिस की जाए तो क्या वो शांति वाकई में चाहता है? क्या ये माना जाए जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर थोड़ा समय उसने और लिया है? क्योंकि शांति की बात तो अक्सर करता रहा लेकिन फिर भी शांति नहीं हुई। देखिए सौरभ जी, कई तरीके हैं, कई रीजन है। हमारे केस में डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन देते हैं अपने एडवाइजर्स के साथ, वो फाइनल डिसीजन होती है। लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू बहुत कम है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिसीजन देता है। और इसीलिए आपने खबरों में ये भी सुना होगा कि जो रूबियो साहब हैं, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात की। वो एक कह सकता हूं कि डिफरेंट टाइप के इंसान हैं और कमजोर टाइप के इंसान हैं, लेकिन वो जो गीदड़ होता है ना, वो ज्यादा चलाता है। इस तरह जो पता नहीं क्या है, इसका ये भी कारण होता है चाइना एंगल। बिल्कुल, चाइना भी उनको सपोर्ट करता है और टर्की तो दूसरी तरह का सपोर्ट दे सकता है, जैसे उनके वेपन सिस्टम जिन्होंने जो ड्रोन्स उनको भेजे हैं। लेकिन चाइना का जो सपोर्ट है वो खास करके जब यूएन में मीटिंग्स होती हैं तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और हम उस तरह से पूरी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रह रहा है इन स्पाइट ऑफ सीज फायर जो डिक्लेयर उन्होंने की। अब बिल्कुल सर, इसमें क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर है हमारा सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन? हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, समर्थन नहीं करता। लेकिन जब जनाजे नमाजा में पाकिस्तान आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, उसके बाद समर्थन किया जाता है, उसके बाद भारत पर पलटवार किया जाता है, रिटेलिएट करने की कोशिश की जाती है, तो क्या जो हमने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम तक पहुंचाया, क्या उसमें यह मान लिया जाए कि जिस लक्ष्य को लेकर भारत चला था वो उसमें पूरी तरह से सफल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत भारत की हुई है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं जी। कूटनीति में हम पूरे सक्सेसफुल रहे हैं और जो ऑपरेशंस हैं, जो डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशंस हैं जी, देखिए हमारे कोई डैमेज नहीं वो कर सके। इतने उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, पहले दिन 300 से 400, दूसरे दिन भी 200, कल भी उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं। वो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव हैं और वो कोई हमको डैमेज नहीं कर सके। लेकिन जी, हमने जो उनके पहले दिन ही नाइट 6-7 को जो उनके 9 जगह पर
हमने अपने जी। मिसाइल्स दागे हैं और दूसरे वेपन सिस्टम से इस्तेमाल किए हैं, वो उनको रेटल कर बैठा है। लेकिन जब उन्होंने फिर रिटेलिएट किया है, आफ्टर ऑल आर्मी तो रिटेलिएट करेगा, तो उन्होंने रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, तो अगले दिन हमने उनके एयर बेसिस पे किया। जी। और इतने एयर बेसिस जो कि इंपॉर्टेंट एयर बेसिस है, रावलपिंडी, सियालकोट, जी। लाहौर के, और दूसरे एयर बेसिस हैं, उन पे हमने अटैक किया है। लेकिन हर तरफ से तैयार हैं, और हमारे देशवासियों को भी रहना चाहिए कि ठोको जब जरूरत है और ठोकेंगे। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सीज फायर की बात पाकिस्तान के अंदर ही दो धड़े बटे नजर आते हैं, दो बल्कि कहे तो बीएलए से भी वजूद रहा है, एक बड़ी चुनौती बीएलए भी उसके लिए बना हुआ है। अब सवाल यह है सर कि जो मौजूदा स्थिति पाकिस्तान की अब है, क्योंकि सीज फायर की बात वो करता है, उसके बाद पीछे से वो ड्रोन्स को भारत के खिलाफ दाग देता है, और उसके बाद चीन का समर्थन में आ जाना। चीन का यह कहना कि पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं उसके बाद तुरंत आकर कि भाई हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा से चीन रहा है। तो चीन का भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित है, पाकिस्तान को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, दशकों से करता आया है। बिल्कुल सही बात है, चीन सदा उनकी सपोर्ट में रहा हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमारा एनिमी नंबर 1 जो है वो चाइना है जी। हर एंगल से। आपको पता ही है, बिल्कुल। जब उन्होंने गलवान वैली में जो एक्शन दिए, हमने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया। और 1962 का भूल जाइए, जब 1962 में उन्होंने सक्सेस अचीव की थी, जी। यस, उस टाइम हम पीछे हटना पड़ा था, लेकिन अब डट गए थे। अब जब तो चाइना जो है वो उनको रेटल हुआ है, वो हमारे को इकोनॉमिक पावर जो बनना चाहते हैं, हम नंबर 3 इकोनॉमिक पावर, उससे वो रेटल्ड है, वो नहीं चाहता कि हम बने जी। तो इसलिए वो उसको सदा सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात जो झूठ बोलने की है, यहां तक कि आज वो मैं शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमने जीत पा ली है। ना कहां जीत पाई है, ये जवाब उसके पार्लियामेंट पूछेगी, उसके पार्लियामेंटेरियन पूछेंगे, उनकी जनता पूछेगी। अब बिल्कुल सर, अब ऐसे में जो पाकिस्तान सरकार है और पाकिस्तान की सेना है, जाहिर सी बात है सेना की वहां चलती है, सरकार की कुछ शब्दों में नहीं मानी जाती। इसका उदाहरण पुराने दशकों में भी हमने देखा, जब नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री थे वहां के, तो उस दरमियान भी खींचतान कहीं ना कहीं आर्मी में और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके बीच में देखने को मिलती रही, और इस बार भी कुछ ऐसी टकराव की स्थिति रही। अब ऐसे में आगे किस तरीके की स्थिति बैठेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जो भारत का समर्थन अमेरिका कर रहा है, भारत का समर्थन रशिया कर रहा है, इजरायल ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल और रशिया ने हम भारत के साथ हैं। अब मौजूदा स्थिति आगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या कुछ बनती नजर आ रही? क्योंकि जो मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उसमें सर तुर्की निर्मित भी कुछ ड्रोन्स उसने इस्तेमाल किए हैं, तो कहीं ना कहीं तुर्की का, अजरबैजान का, या फिर ओआईसी के जो कंट्रीज हैं उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट एक कहीं ना कहीं बड़ी रूपरेखा बनाकर तैयार करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चीन का खुलकर आ जाना। देखिए, असल में डिप्लोमेसी जो है वो एक हमारा बड़ा अच्छा वेपन है एक किस्म का। और डिप्लोमेसी में हम इतने सक्सेसफुल हुए हैं, सिर्फ बेसिकली उनके साथ दो देश हैं जी। एक है चाइना और दूसरा है टर्की, ठीक है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो पूरी तरह से हर देश को पूरा इन्फॉर्म करते रहते हैं, हर कंट्रीज को। रशिया हमारी सपोर्ट में है, यूएसए हमारी सपोर्ट में है, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन। तो डिप्लोमेसी में हमारी पूरी कूटनीति में हमने बिल्कुल अच्छी तरह अचीव कर लिया है। यस, आर्मी में वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आज भी अगर उन्होंने शरारत करने की कोशिश की तो उनको हमारी फोर्सेस को पूरी आजादी है और पूरी तरह हम उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति में ये जो युद्ध है ये बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकता था, बड़ा विनाश लेकर आ सकता था, लेकिन अब दोनों देशों के साथ वो व्यापार करने को तैयार हैं। पहले भी वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में 1000 साल से इस तरीके से ये जो तनातनी की स्थिति है, खींचतान की स्थिति है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो भी चल रही है, हम उसको भी सुलझाने के लिए तैयार हैं। कभी वो पाकिस्तान को और भारत को दोनों को अपना पड़ोसी देश बताते हैं, कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर भारत के साथ आने की बात करते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि
अगर ये युद्ध होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ये जो ट्रंप के जो बयान हैं, इन बयानों को किस तरह से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्या अमेरिका की भूमिका हमेशा से संदेह में रही है? क्या इस बार भरोसे लायक है अमेरिका भी? देखिए, ट्रंप के ऊपर प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका बयान जो आपने कल देखे, आज सुबह देखा है, उसमें काफी डिफरेंस रहता है जी। तो वन कांट बी श्योर कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इतनी बात सही है जी, क्लियर है, उन्होंने आज कश्मीर बीच में ऐड कर दिया। बिल्कुल। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर हमारा एक अटूट अंग है और उसमें पीओके हमारा है जी। और इसके ऊपर नेगोशिएशन कोई नहीं है, हमें किसी की थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। जो कुछ हमने करना है बायलैटरली करना है जी। क्योंकि ये हमारा अपना हिस्सा है। बिल्कुल। ठीक है? जो 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 ये लड़ाई का जो बना हुआ है उसको हिंट वो काफी दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान कुछ और करने वाला था। मैं जो हिंट वो समझता हूं वो न्यूक्लियर शायद करने वाला था, इसलिए उन्होंने जल्दी से सीज फायर करवाने की कोशिश की। ये मेरे अपने विचार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो सभी यही कहते हैं कि शायद इन्हीं कारण से प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी कैबिनेट जो रक्षा समिति है उन्होंने इसको शायद एक्सेप्ट इसलिए कर लिया था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। और ऐसे में भारत ने युद्ध पर जो युद्ध विराम है, जो सीज फायर है, वो कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति आज पहले से बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। और आर्टिलरी और वेपन्स की बात की जाए तो भारत बहुत सशक्त है, आज की स्थिति में चौथे नंबर पर है। ऐसे में अब आने वाले समय की चुनौतियों को से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर, इस बीच वायुसेना का जो बयान ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना का, भारतीय सेना का बयान काफी कुछ मायने बताकर जाता है। वो ये कहता है कि अगर एक भी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अगर एक भी कुछ इस तरीके से गतिविधि होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार में कंसिडर किया जाएगा। यानी कि भारत का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस सीज फायर के ऐलान के बाद बॉर्डर स्टेट में थोड़ी शांति जरूर लौटी है, लेकिन भारतीय जो सेनाएं हैं वो सीमाओं पर पूरी तरह से चौकस हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।